आज सोशल मीडिया से एक कहानी लेकर आई हूं आपके लिए। कहानी का शीर्षक है छोटी बुआ। रक्षाबंधन के त्योहार पास आते ही मुझे सबसे ज्यादा जमशेदपुर वाली बुआ जी की राखी के कुरियर का इंतजार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी। तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। पटना और रामगढ़ वाली दोनों बुआओं जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। बस रोहतास वाली जया बुआ की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियां, कागज के टुकड़े में लपेटे हुए रौली चावल और 50 का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नजर अपनी बहनों की भेजी राखियां और तोहफे देख लें। पापा रोज की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप की बैग रखकर सोफे पर पसर गए थे। चारों दीदी की राखियां आ गई हैं। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज लगाई थी, जया का लिफाफा दिखाना जरा। पापा जया बुआ की राखी का सबसे ज्यादा इंतजार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी राखी कलाई में बांधते थे। जया बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद शायद कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी करके थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ घर चलाती थी। इकलौते बेटे शाम को भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थी। जया बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे थे। गायत्री, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से जया के घर रोहतास उसे बगैर बताए जाएंगे। जया दीदी के घर? मम्मी तो पापा की बात पर एकदम चौंक सी गई। आपको पता है ना उनके घर में कितनी तंगी है, और हम तीनों लोगों का नाश्ता खाना भी जया दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगी? पर पापा की खामोशी बता रही थी उन्होंने जया बुआ के घर जाने का मन बना लिया है, और घर में ये सबको पता था कि पापा का निश्चय को बदलना बेहद मुश्किल होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली पैसेंजर से हम सब रोहतास पहुंच गए थे। बुआ जी घर के बाहर बने बरामदे में लगे नल के पास कपड़े धो रही थी। बुआ की उम्र में सबसे छोटी पर तंग हाली और रोज की चिंता फिक्र ने उन्हें सबसे ज्यादा उम्रदराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमजोर सी काया। इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थी। बुआ की शादी के फोटो एल्बम में मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को इतना बदल दिया था, और बेहद पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ जी को दूर से ही मम्मी पापा कुछ क्षण देखे जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी गई थी। हम सब पर नजर पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दें। अपने बिखरे बालों को संभाले या अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करें। उसके घर तो वर्षों से कोई गया ही नहीं था। वो तो जैसे जमाने पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बेहद शौक रहा है, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है।
अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी जरूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालात यह हो गए थे कि ज्यादातर रिश्तेदार उनका फोन उठाना ही बंद कर चुके थे। एक बस पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ न कुछ बुआ को दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर साहस जुटाया और बुआ जी सहम सी गई। अपनी बहन को गले लगा लिया पापा ने। भैया, भाभी, मन्नू, तुम सब अचानक आज सब ठीक है ना? बुआ ने कपकपाती सी आवाज में पूछा था। आज वर्षों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो बस आ गए हम सब, पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा था। भाभी आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। जया, बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा था। जया, तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता गायत्री देख लेगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयां और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थी। उधर बुआ कमरे में फटी पुरानी चादर बिछे पलंग पर अपने भैया के पास बैठी थी। बुआ जी का बेटा शाम दौड़कर फूफा जी को बुला लाया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे का था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मॉल चली गई थी, सबके लिए नए ड्रेस खरीदने के लिए। बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोरमैट और सारा परिवार नए ड्रेसेस पहनकर जच रहा था। ना जाने कितने सालों बाद आज जया बुआ की रसोई का भंडार घर लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर सच तो ये था कि उसे अभी भी यह सब कुछ स्वप्न लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियां सजा ली थी, मिठाई का डब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक लगाने लगी, पापा ने बुआ को रुकने को कहा। सब आश्चर्यचकित थी। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनों को भी बस पहुंचने वाली हैं, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियां रुकने और हॉर्न की आवाज सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआ का पूरा परिवार सामने था। जया बुआ के घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। जमशेदपुर वाली नीलम बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों ना सबके सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर चलते हैं। बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फोन किया और कहा कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत थीं और सबने तय किया था कि इस बार जया के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसकी सहायता करेंगे। जया बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाई को सपरिवार देखे जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज दिया था आज सबने उसे। सारी बहनों से वो गले मिलने लगी। सब ने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था सबके लिए। रात एक बड़े रेस्तरां में हम सभी ने डिनर किया, फिर गप्पे करते जाने कब काफी रात हो चुकी थी। अब जया बुआ ज्यादा बोल नहीं रही थी, वो तो बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसू पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर लेट गए थे। जया बुआ पापा की सबसे छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उसे वर्षों से इंतजार था।
बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगा तो पापा घबरा गए थे। सारे लोग जग गए थे और बुआ हमेशा के लिए सो गई थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी थी।